नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में लगातार तीसरे सत्र में आज तेजी है। आज बैंकिंग शेयरों से सपोर्ट कम है, लेकिन दिग्गज एचडीएफसी बैंक में आज हम तेजी देख रहे हैं। कल थोड़ी सी वहां पर गिरावट हमने देखी थी। इसके चलते निफ्टी है 38-39 अंक ऊपर, इस वक्त हल्की सी तेजी है। थोड़ा थोड़ा वोलेटाइल भी बाजार है। हालांकि हमने 21,900 के ऊपर शुरुआत देखी, वहां पर सस्टेन करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है बाजार को। निफ्टी बैंक की बात करें तो रिकवरी निफ्टी बैंक में ठीक ठाक है। 100 अंक नीचे भी थोड़ी देर पहले था, अब 39-40 अंक ऊपर निफ्टी बैंक भी कारोबार कर रहा है, बाकायदा हरे निशान में आके। लेकिन अच्छी चीज ये है कि एडवांस डिक्लाइन जो रेशियो है वो पूरी तरह से तेजी के पक्ष में है। इस वक्त 1661 शेयर हैं हरे निशान में, उसके मुकाबले 572 शेयर कर रहे हैं लाल निशान के साथ कारोबार। तो बाजार में आपकी रणनीति बनाएंगे, लेकिन आज जो शेयर ऊपर हैं उसमें एमएनएम नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि बढ़िया मोमेंटम है। कल नतीजे इसके आए थे दिन के दौरान, और आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं वो बहुत अच्छी आई हैं। 2100 रुपए तक के ऊपर के भी टारगेट्स हैं कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के। हम देख रहे हैं कि 4% ऊपर ये शेयर है, निफ्टी का टॉप गेनर है। इसके अलावा ओएनजीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एनर्जी पैक में जबरदस्त एक्शन है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो एएमसी स्टॉक्स हैं वहां पर मजबूती बनी हुई है। एनटीपीसी, हिंडाल्को, कुछ और शेयर हैं जहां पर 1 से 1.5% के आसपास की तेजी है। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ये कमजोर हैं, और हम देख रहे हैं कि फार्मा में भी, फार्मा और एफएमसीजी को मिला लीजिए, कल भी हमने कमजोरी देखी थी, आज भी वहां पर कमजोरी थोड़ी थोड़ी सी है। एचओएल हो गया या फिर नेस्ले हो गया, ये शेयर थोड़े से कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल और सन फार्मा के शेयर में भी कमजोरी है। सिप्ला भी है दबाव में। तो बाजार का ये मूड है। आपके हम सवालों के जवाब देंगे अगले 1 घंटे तक। 11 बजे लेकर आएंगे शेयर बाजार सबका अधिकार, लेकिन उसके पहले भी अपने एक्सपर्ट से हम आपके सवालों पर फटाफट जवाब लेते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के खास मेहमान राहुल घोष। थोड़ी देर में मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी भी जुड़ जाएंगे। हिमांग भी जुड़ गए हैं। हिमांग जी और राहुल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। राहुल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। 21,900 के स्तर हमने देखे, थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तरों से आ रहा है, बैंक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक को छोड़कर। इंडेक्स की चाल आप राहुल क्या देख रहे हैं? क्या यहां से कोई डिसाइसिव मूव अभी होगा दिन के बचे हुए सत्र में? हालांकि आज निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है। राहुल जी, अनम्यूट कीजिए सर। सॉरी, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो जैसे मैंने कल भी कहा कि निफ्टी एक नो ट्रेड जोन में है 21,400 और 21,950 के बीच में। अगर आपको कोई एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा वो 21,400 को मिलेगा, जहां पे एक 400 पॉइंट नीचे की तरफ मूव आपको दिख सकता है जल्दी, और 21,950 के ऊपर एक क्लोजिंग 22,250 तक मार्केट को लेके जा सकता है। जब तक इस रेंज में है आपको दिखेगा मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा, 100-200 पॉइंट नीचे जाएगा, और ये साइडवेज मोमेंटम प्ले करता रहेगा टिल ये दोनों बाउंड्रीज टेक आउट होते हैं। ओके, ठीक है। तो यह है सलाह। निफ्टी पर काफ़ी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से इस वक्त देखने को मिल रही है। सपाट है लेकिन काफ़ी अच्छी रिकवरी। और बैंक निफ्टी भी देखिए, निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आपके स्क्रीन पर सवाल पूछने का तरीका फ्लैश हो ही रहा है। उसके अलावा आप यूट्यूब पर भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। पहले दर्शक का सवाल हमें आ चुका है व्हाट्सएप के जरिए। शारदा कुमारी, एसबीआई पर इनका सवाल है। 320 शेयर 275 पर इन्होंने लिए हुए थे ये स्टॉक। काफ़ी समय हो चुका है इन्हें होल्ड किए हुए और अच्छे खासे मुनाफे में है। 748 पर देखिए अब ये स्टॉक आ चुका है, तो 1.5 लाख के आसपास का मुनाफा इनको एसबीआई में हो रहा है। राहुल जी, सलाह दीजिए, एसबीआई अभी भी होल्ड करें? डेफिनेटली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एकदम बेहतरीन रैली देखने को मिला है पिछले कुछ महीनों से, उसमें एक हेल्दी पॉज भी आया है लास्ट वीक। आप नोटिस करेंगे कि सारे पब्लिक सेक्टर के एंटिटीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक करेक्शन आया था, और वो बहुत हेल्दी माना जाता है एक ऑनगोइंग अप ट्रेंड में। तो एसबीआई बिल्कुल होल्ड करने की सलाह। अगर थोड़ा नीचे भी आता है एसबीआई, एस 720 725 के आसपास एक और बाय लेवल है जो वापस ऊपर की तरफ स्टॉक को प्रोपेल करेगा। तो होल्ड की सलाह यहाँ पे इस स्टॉक में। ठीक है, एसबीआई को होल्ड करने की सलाह है। यूट्यूब पे भी तमाम दर्शक लाइव हमसे जुड़ रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं। ढेर सारे सवाल हैं, सवालों की जो फहरिस्त तो बहुत लंबी है। आप भी अपने सवाल पूछिए और हम उसको कोशिश करेंगे कि शो में शामिल करें।
आरती इंडस्ट्रीज के 5 शेयर हैं 648 के भाव पर गगनदीप धींगरा के पास। आरती इंडस्ट्रीज के 5 शेयर हैं। ठीक है, जरा इसको चेक करते हैं। हेमांग, आप बताइए क्या करना है आरती इंडस्ट्रीज में। 5 शेयर है ये इनके पास है और इनके भाव से ये थोड़ा मोड़ा ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। 648 की इनकी खरीद है, 683 पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी ओर से? हालांकि हमने देखा है कि पिछला महीना बढ़िया गुजरा आरती इंडस्ट्रीज के लिए। इंडस्ट्रीज में हमारा व्यू पॉजिटिव है। अभी रिसेंटली जो नतीजे आए थे उसमें जो नंबर्स थे वो कंसेंसस से काफी अच्छे थे और एक अच्छा ट्रेंड जो हमने देखा है वो ये है कि जो स्पेशलिटी केमिकल्स और एपीआईज जो सेगमेंट्स है उसमें काफी मैनेजमेंट्स इस तरह का जिक्र कर रहे हैं कि अगले 3 से 6 महीने में एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिलेगा। प्राइसिंग सिनेरियो बॉटम आउट हो चुका है। तो आरती इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली अगर हमारे पास कोई होल्डिंग है तो बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए। इनफैक्ट थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। इसका शॉर्ट टर्म प्राइस टारगेट रहेगा 730 रुपीज और लॉन्ग टर्म 1 साल का टारगेट रहेगा 800 रुपीज। तो ये है सलाह आरती इंडस्ट्रीज पर। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। बिहार से हमारे साथ रवि प्रकाश जुड़े हैं फोन लाइन पर। रवि जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरा सवाल था, मेरे पोर्टफोलियो में 2 शेयर्स हैं जिसमें एक सेल है और एक आरबीएनएल है। शेयर्स और भी है, मतलब क्वेरी इन 2 के लिए है मेरे पास कि सेल्स मैंने 115 पे लिया था, 115 पे 500 शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं। तो उसको लेकर मुझे क्वेरी करनी थी कि उसके साथ मुझे क्या करना है। और आरबीएनएल मेरे पास 309 के रेट पे 200 शेयर हैं, तो इन दोनों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। कब लिया था आपने ये मतलब मेरा आरबीएनएल मेरा बजट के दिन लिया था मैंने 1 फरवरी को, और सेल लगभग मैंने 1 महीने पहले लिया है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 महीने पहले की होल्डिंग है जिसमें कि सेल में तो ये मुनाफे में है। लेकिन आरबीएनएल बजट के बाद हमने देखा था कि सरकारी कंपनियों में फिर बहुत ज़्यादा गिरावट भी आई थी। आरबीएनएल भी उस गिरावट का शिकार हुआ था। तो जिस लेवल पर उन्होंने लिया वहीं से गिरावट दिखना भी शुरू हुई। अब हालांकि हाल फिलहाल में रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, हमने इस पर बात भी की थी फंडामेंटल। लेकिन राहुल, अब आपकी सलाह दीजिए, सेल में क्या करें और तेज़ी के लिए रुकना चाहिए, और आरबीएनएल में भी सलाह दीजिए, ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? तो पहले सेल पे मैं होल्ड की राय दूंगा। चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन लग रहा है। उनको 117 का एक स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा, तो 117 पे एक स्टॉप लॉस रख देने के लिए। तो अगर एक छोटा फॉल भी आता है तो वो प्रॉफिट में एग्जिट कर देंगे। अगर बहुत ही लंबे नजरिया है उनका तो 102 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अगर 2-3 साल का नजरिया है उनको। दूसरा आरबीएनएल पे अनफॉर्चुनेटली 275 से लेके 280 पे एक रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरा सलाह रहेगा कि 275 और 280 का जो जोन है वहां पे थोड़ा उनको चेक करना पड़ेगा कि करेक्शन आ रहा है कि नहीं। अगर करेक्शन नहीं आ रहा है और ये 275 और 280 का जो जो रेजिस्टेंस जोन है वो टेक आउट कर देता है, तो उनका एंट्री प्राइस मिल सकता है। और एंट्री प्राइस में मेरा सजेशन रहेगा ब्रेक इवन पे एग्जिट कर देना चाहिए उनको। ठीक है, आरबीएनएल को लेकर ये व्यू राहुल का। उड़ीसा से अभिराम हमारे साथ हैं। अभिराम नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर, मेरा आईआरएफसी शेयर है 150 और 171 भाव पे लिया था। 171 आपने कब लिया था अभिराम? हफ्ते 10 दिन पहले? 10 दिन पहले लिया था। 10 दिन पहले, ठीक है। आईआरएफसी में लगातार हमने एक बड़ी तेजी देखी है और 2-3 दिन लगातार तेज पिटाई हुई, 130 के आसपास आया, लेकिन पूरी की पूरी रिकवरी, पूरी भरपाई कर ली आईआरएफसी ने अपनी गिरावट की। हेमांग जी, क्या करें आईआरएफसी में? क्या समय दें तो इनको अच्छे स्तर आएंगे, या फिर चूंकि शेयर बहुत ज्यादा चल गया है, आपको कितना वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है इसमें? तो देखिए, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर हमने पिछले 3 दिन के अंदर एक बड़ा वॉलेटिलिटी देखा है। और ये पर्टिकुलर स्टॉक की भी बात करें तो लगभग इसने हाई बनाया था 178 180 के आसपास, और वहां से एक बहुत बड़ा हमने करेक्शन देखा है। अभी करीब करीब ये 160 के आसपास आ चुका है।
तो मुझे लगता है कि जो ये फाइनेंस रिलेटेड जो रेलवे स्टॉक्स है इसमें ज्यादा अर्निंग्स का क्लैरिटी नहीं है। हालांकि ये स्टॉक सस्ते हैं तो एक लेवल पे बेस जरूर बना सकते हैं, पर अगर आपको पीएसयू के अंदर काम करना है तो कुछ चुनिंदा स्टॉक जहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है उसके बारे में मैं बात करूंगा। एनएमडीसी के नतीजे अच्छे आए थे, वहां पे हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक्स के अंदर हमारा व्यू पॉजिटिव है, पीओबी कैनरा बैंक दोनों में। और कुछ डिफेंस स्टॉक्स हो गए जैसे एचएएल और पीडीएल, ये स्टॉक्स में आप डेफिनेटली निवेश करने की सोच सकते हैं। ये जो करंट आपका जो स्टॉक है उसमें मुझे लगता है कि एक साइडवेज जोन पे ये चला जाएगा, आपको एक मौका मिलेगा तो वहां से निकल के मैंने जो बताए वो स्टॉक्स में आप स्विच करने की सोच सकते हैं। स्विच करना आपके लिए बेहतर होगा और ये अपेक्षाकृत एक बेहतर स्टॉक आपके लिए हेमांग जी की तरफ से। स्वागत है। बाजार में हल्की बढ़त पर कारोबार हो रहा है और एक सीमित दायरे का भी ट्रेड है। निफ्टी बैंक की बात कर ले या फिर निफ्टी का भी, हालांकि हल्की हल्की सी निचले स्तर से रिकवरी आई है निफ्टी बैंक में। हरे निशान में टिकने की कोशिश ज़रूर हो रही है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो बड़े बैंक हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक ये कमज़ोर है। इंडसइंड बैंक में भी कमज़ोरी है। इकलौता एचडीएफसी बैंक आज निफ्टी बैंक को ऊपर खींच के लाने का प्रयास कर रहा है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे। लखनऊ से पीयूष मिश्रा हमारे साथ हैं। पीयूष नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए आपको? पीयूष, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर। मुझे सर बिरला टॉप पर सलाह चाहिए आपकी। मेरे पास 103 शेयर है बिरला टॉप के। 750 का मेरा बाइंग है उसका। 750 की बाइंग है। 750 से 850 के आसपास तक की जर्नी तो तय कर ली है पीयूष जी। अच्छा ठीक है, सही कर लेंगे। 715 नहीं, 750 की ये बाइंग है और प्रॉफिट हो रहा पीयूष जी को। राहुल जी, आप जरा बताइए, क्योंकि हमने बिरला सॉफ्ट में नंबर्स भी अच्छे आते हुए देखे हैं, शेयर चला भी है और लगातार एक अच्छी राइज है, कहीं कोई थकान के बहुत बड़े संकेत आए नहीं हैं। क्या करना चाहिए शेयर में? बिरला सॉफ्ट में आप कहां तक की तेजी देख रहे हैं? पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा दर्शक को कि एकदम एग्जैक्ट ब्रेकआउट पॉइंट पे अच्छे लेवल पे बाय किया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। मैं उनको एक स्टॉप लॉस दे दूंगा और होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 817, 815 या 815 टू 817। तो अगर स्टॉप आउट भी होते हैं उनको अच्छा मुनाफा फिर भी मिलेगा। होल्ड करने की सलाह 815 टू 817 के रेंज में एक स्टॉप लॉस रख देने की सलाह दी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह। अगले दर्शक को जोड़ेंगे। हरियाणा से ललित हमारे साथ हैं। ललित नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मेरे पास आइडा के शेयर है, आईपीओ के अलॉटमेंट है। आईपीओ के अलॉटमेंट है, क्या बात है। 32 वाले भाव वाला? जी सर। तब तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ ललित, आपने तो मतलब मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी होगी, पैसे इतने आपके बढ़े हैं इस शेयर में। राइट सर। हाँ ठीक है, आज ही 5% ऊपर इरिडा। लगातार हमने ये तेजी देखी है। बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पर आईपीओ आया था। आईपीओ पर पैसे डबल हुए, उसके बाद भी शेयर रुका नहीं। 177 रुपए का भाव है, करीब करीब इनके भाव से 6 गुना। हेमांग जी, IREDA रिन्यूएबल वाली कंपनी है, उसकी फाइनेंसिंग ये करती है, सरकार का फोकस है, रीजनेबली प्राइस था। क्या कहेंगे आप, कहां तक ये शेयर जाएगा? और आईपीओ के जो निवेशक हैं वो क्या प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचें या फिर बने रहे और थोड़े थोड़े अपने स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ऊपर करते रहे? एक्चुअली जो एक तो उनको अलॉटमेंट मिली वो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि काफी ओवर सब्सक्राइब हुआ था इशू और काफी कम लोगों को लगा था। और उसके बाद जो मूव आई है स्टॉक के अंदर वो हिस्टोरिक थी। लगभग मेरे ख्याल से 60 रुपए के आसपास ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा हमने मूव देखा। इनफैक्ट 200 के पास गया था, फिर थोड़ा सा एक करेक्शन में आया है। फंडामेंटली अगर बात करें तो नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये कंपनी फाइनेंस करती है, तो स्पेस काफी अच्छी है। पर अगर आप
उसकी वैल्यूएशन और उसके फाइनेंशियल्स देखें तो ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है। अभी भी ये स्टॉक लगभग 7-8 टाइम प्राइस तो पे कोट कर रहा है, तो फंडामेंटली इसके अंदर मुझे ऐसा कोई मेरिट नहीं लगता है। पर कई बार स्टॉक मार्केट में जो मूव्स आते हैं वो फ्लोट के हिसाब से भी आते हैं और एक थीम भर के आती है। तो आप इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से अभी रिसेंट जो लो था लगभग 150 के आसपास, वो स्टॉप लॉस लगा के आप उसमें बने रह सकते हैं और एक लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कोई बुरा आइडिया नहीं होगा, बिकॉज कई बार मौका अपना छूट जाता है हाथ से। तो मेरे ख्याल से अगर आपको 200 के आसपास का भाव मिले तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का भी सोचें। थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के बारे में IREDA में सोच सकते हैं, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार एथिक्स ये कहता है कि आपके पैसे जब कई गुना हो जाएं तो आप तो दरअसल मुनाफा थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आप कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर निफ्टी हो गया है सपाट 21,840 के आसपास से। निफ्टी बैंक में दबाव बढ़ गया है, अभी तक जो हरे निशान में था अब वो गिरावट में बदल गया है। 60 अंकों की नरमी है निफ्टी बैंक में। और बड़े बैंक एक्सिस, ICICI, कोटक ये सारे दबाव बना रहे हैं। HDFC बैंक भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा थोड़ा नीचे है, हालांकि अभी भी 1.5% के आसपास की तेजी HDFC बैंक में है। लीडर आज का है महिंद्रा एंड महिंद्रा, करीब करीब 0.4% की शानदार तेजी के साथ। ब्रोकरेज ने बढ़ाया है M&M का लक्ष्य, 2100 रुपए के ऊपर के भी कुछ ब्रोकरेज ने लक्ष्य दिए हैं। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए ऑप्शंस में कहां मौके बन रहे हैं, क्या ट्रेड करें अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। यहाँ पे ऑप्शन का आज का हमारा ट्रेड जो रहेगा वो भारती एयरटेल में रहेगा। ओवरऑल स्टॉक की अगर हम ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं तो पॉजिटिव बनी हुई है। इंट्राडे में 30 मिनट के चार्ट पे स्टॉक ने यहाँ पे 1100 के पास एक सपोर्ट लेवल बनाया है, जहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है। तो 1150 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद के चलेंगे। प्लेन वेनिला स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर हमें कॉल ऑप्शन खरीद के चलना है। टारगेट इसका ऊपर की तरफ जो रहेगा वो आपको 20 से 22 रुपए का इसका टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस जो है वो 8 रुपए का मेंटेन करके चलना है। इसके लेवल्स रीच होने पे आपका जो अधिकतम फायदा यहाँ पे होगा वो 9,500 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान यहाँ पे है वो 3,800 तक का हो सकता है। भारती एयरटेल 1150 वाली कॉल खरीदनी है, 12 रुपए पर मिलेगी। लक्ष्य 20 और दूसरा लक्ष्य 22, स्टॉप लॉस 8, अधिकतम मुनाफा 9,500 और अधिकतम नुकसान 3,800 रुपए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो इसमें ठीक है, बढ़िया है। भारतीय एयरटेल के शेयर में हम तेजी देख भी रहे हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अगले दर्शक के पास चलेंगे, कोलकाता से सुमन मुखर्जी का सवाल लेंगे। सुमन, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी। बोलो, मेरे पास PPL फार्मा है 114 के भाव पे 332 शेयर है। 332 पिरामल फार्मा? हाँ, पिरामल फार्मा 114 का भाव पे। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेस से अलग हुई ये कंपनी है पिरामल फार्मा और 114 के भाव पर इनके पास शेयर है। इनके भाव से तो करीब 20-22 रुपए ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। हिमांग जी, करना क्या इसमें? फार्मा सेक्टर के अंदर जो नतीजे आ रहे हैं वो तो काफी अच्छे आ रहे हैं और ये PPL फार्मा जो डीमर्ज एंटिटी है उसका भी जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है और दिसंबर तिमाही के अंदर काफी अच्छी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ हमने देखी थी। और हमें लगता है कि जो CDMO सेगमेंट है उसके अंदर एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मुझे 20 से 22% की अपसाइड लग रही है। ठीक है, पिरामल फार्मा को होल्ड करने की सलाह है। मौजूदा स्तर से 20-22% की तेजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जावेद। जावेद, नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरे पास 2 ट्रेड्स हैं, दैट इज वन इज टाटा मोटर्स एज वेल एज टाटा पावर। टाटा मोटर्स में मैंने खरीदा है 477.42 एवरेज 50.01 शेयर्स हैं और टाटा पावर के 620 शेयर्स हैं।
that is 224 rupees. So whether I have to book profit or I should stay over there? मेरे को जानकारी चाहिए। जावेद, आपको टाटा ग्रुप पसंद है क्या, या फिर किसी की सलाह पर आपने शेयर लिए ये? नहीं सर, मैं पहले रतन टाटा जी सर का नाम सुना था, तो उसमें ट्रस्ट था, इसीलिए मैं खरीद दिया। हाँ, ये बात बढ़िया है। देखिए, ग्रुप पे अगर ट्रस्ट हो ना, और ट्रस्ट आता है बिजनेस से, कोई अगर ओवर द ईयर अगर डिलीवर करके दे, अगर आपको परफॉर्मेंस बेहतर करके रखे, तो बनता है ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट फिर आपको बाजार में बेनिफिट भी करवाता है। टाटा मोटर 475 रुपये के भाव पर शेयर हैं, टाटा पावर 224 के भाव पर शेयर हैं, और दोनों ही शेयरों में बढ़िया प्रॉफिट हो रहे हैं। टाटा मोटर में तो ऑलमोस्ट आपका जो निवेश है वो डबल हो गया है, 920 रुपये का भाव है। टाटा पावर में 1.5 गुने से ज़्यादा हो गया है आपका जो निवेश है। इसमें अब करना क्या है, हिमांक जी से ही जानते हैं, चूँकि लंबी अवधि का ये निवेश है। हिमांक सर, क्या करें? टाटा मोटर कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही है, टाटा पावर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। आप अपना एनालिसिस बताइए, करना क्या है इसमें? टाटा मोटर में डेफिनेटली परफॉर्मेंस लगातार अच्छी आ रही है। डोमेस्टिक मार्केट में भी जो प्रोडक्ट रोल आउट है वो बढ़िया चल रही है, और जो ईवी साइड पे जो एक बहुत ही बड़ी पाइपलाइन है, उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। अभी रिजल्ट्स के बाद जो कॉन कॉल हुआ था, उसमें उन्होंने काफी अच्छी बात कही है मार्जिन्स के बारे में, डेट इक्विटी के बारे में। तो टाटा मोटर बिल्कुल बने रहे उसके अंदर। मुझे लगता है कि काफी बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी बाकी रहेगा। एटलीस्ट 20 से 25% की अपसाइड आप उम्मीद कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है टाटा पावर, उसके नतीजे इतने प्रभावित नहीं थे, पर जो एक ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी का जो थीम चल रहा है, उसमें भी टाटा पावर के बहुत ही अच्छे प्लान्स हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपका 2 से 3 साल का व्यू है, तो टाटा पावर को ये भाव में आप होल्ड करें, और अगर 330 के आसपास आता है तो उसमें भी आपको ऐड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ ये कंपनी देगी अगले 2-3 साल में, उसका एक बहुत बड़ा फायदा आपको उसके स्टॉक प्राइस में देखने को मिल सकता है। ठीक है, टाटा पावर को लेकर, टाटा मोटर्स को लेकर कन्विक्शन बरकरार है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए आया है, और ये सवाल पूछा है हमसे विकास कुमार ने। इनके पास है HPCL के शेयर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 90 शेयर हैं, 425 रुपये के भाव पर हैं। HPCL हो, BPCL, IOC, जो भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, वहाँ पर हमने लगातार तेज़ी देखी है, और ये थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। HPCL आप देखिए, 425 इनका खरीद है, ऐसा नहीं कि बहुत नीचे के भाव पर खरीदा है, खरीदा तो ऊपर के भाव पर ही है, और इसको दिलेरी कहेंगे कि अच्छा उस भाव पर भी खरीदा, लेकिन वहां से भी ये शेयर चला है, और अब 550 रुपये से ऊपर के भाव है 568 रुपये 30 पैसे। राहुल जी, HPCL चार्ट्स कितने अच्छे लग रहे हैं आपको अभी, और क्या आपका कन्विक्शन है कि अभी और चलेगा ये? बिल्कुल, आप अगर अब लार्जर टाइम फ्रेम या छोटे टाइम फ्रेम दोनों चार्ट्स को देखें, तो कन्विक्शन आ रहा है कि स्टॉक का मोमेंटम बिल्कुल बरकरार है ऊपर की तरफ। हेल्दी अप ट्रेंड वही होता है, जैसे मैंने शो में पहले भी कहा, जहां पे थोड़ा सा करेक्शन आता है और फिर अप ट्रेंड रिज्यूम होता है। जो HPCL के केस में आप नोटिस कीजिए कि हर रुकावट के टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन आता है और फिर से मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है, तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दर्शक को। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है HPCL को। मुंबई से सोहनलाल जोशी हमारे साथ हैं। सोहनलाल जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी, मुझे पेनेसिया बायो के बारे में जानना था। जी, पेनेसिया बायो फार्मा कंपनी। जी जी, कब लिया आपने सर ये? मैंने अभी लास्ट मंथ ही लिया है इसे, जनवरी में लिया था मैंने। हाँ, लास्ट मंथ आपने लिया। जी, 500 शेयर्स लिए थे, पर अभी तो काफी डाउन में ही चल रहा है वो। हाँ, काफी डाउन में चल रहा है, और पिछला महीना अच्छा नहीं रहा है। दरअसल आपने थोड़े से ऊपरी भाव पर लिए ये, हालांकि बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं है पेनेसिया बायोटेक। किसी की सलाह पर आपने लिया था जोशी जी ये शेयर? जी, ये तभी उस वक्त वो जो एक चाइना में वो जो महामारी ऐसे फैल रही थी, और वो एक ऐसे चल रहा था जैसे फार्मा अप होने वाला है, तो उस भाव में कहीं से किसने कहा तो मैंने भी ले लिया था। हाँ, तो यही होता क्या है ना कि देखिए, कंपनी छोटी है काफ़ी ये, मतलब अगर फार्मा में अगर आप देखेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं,
सन फार्मा है, डिवीज है, कैडिला है। पनेशिया बायोटेक का जो मार्केट कैप है ना 1000 करोड़ रुपए से भी कम है। तो एक चैलेंज ये आ जाती है कि अच्छा ग्रोथ इस बेस पर कितनी ग्रोथ करेंगी कंपनीज, और बड़े नामों के साथ जाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत पुख्ता कोई जानकारी ना हो तो बड़े नाम के पास जाएं, अपेक्षाकृत सेफ्टी आपको वहाँ मिल जाती है। छोटे शेयरों में क्या होता है ना, इनका बीटा हाई होता है, तो ये चढ़ते भी तेजी से हैं और गिरते बहुत तेजी से हैं। बाजार में कहावत कही जाती है कि चढ़ते सीढ़ियों से और गिरते लिफ्ट से हैं। तो खैर पनेशिया बायोटेक पर हम व्यू ले लेते हैं। राहुल जी, पनेशिया बायोटेक इनके खरीद भाव से काफ़ी नीचे आ गया है शेयर ये, और पिछले महीने भर से लगातार ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। कोई सपोर्ट आप देख रहे हैं इसमें शेयर में? कहाँ रुकेगा ये? आज तेजी है, क्या मान के चले कि अब यहां से नीचे नहीं जाएगा? तो एक्चुअली आपने बिल्कुल सही कहा, करंट मार्केट प्राइस जहां से ये बाउंस हुआ है अराउंड 145 एक सपोर्ट का ही लेवल है इस कंपनी में। अगर ये 144 145 का लेवल फिर से टूट जाता है स्टॉक में, तो अनफॉर्चुनेटली और लोअर लेवल्स 128 तक आने की चांसेस है चार्ट में। तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो जाता है क्योंकि उनका बाइंग प्राइस काफी ऊपर है और स्टॉक इतना नीचे आ गया है। मेरा तो सलाह यही होगा कि अगर 145 144 का लेवल ब्रेक हो जाता है, एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जहां भी मोमेंटम उनके साथ हो, जैसे टाटा मोटर्स या टाटा पावर या इंडियन होटल्स या बहुत सारे नाम हैं जो स्टॉक स्पेसिफिक इस मार्केट में भी अच्छे कर रहे हैं। टेक ऑफ द मनी फ्रॉम दिस स्टॉक एंड मूव इट टू अनदर काउंटर। सोहन जी, आपके लिए बिल्कुल ये सही सलाह है। आप इसमें से निकल जाइए और कुछ बेहतर शेयर चुनिए जहां पर मोमेंटम है, जहां पर बिजनेस है, जहां पर विजिबिलिटी है, जहां पर चीज़ें क्लियर हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लेवल पर कोई दिक्कतें नहीं हैं, सेफ्टी वहां पर अच्छी होती है और ग्रोथ भी आती है। बिजनेस अच्छा चले, ग्रोथ भी होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, बाजार बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से रितेश हमारे साथ हैं। रितेश नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है रितेश, और क्या सलाह चाहिए? ठीक है, रितेश के पास हमारी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, लेकिन रितेश का सवाल हमारे पास ज़रूर आ गया है। इनके पास है आलोक इंडस्ट्रीज़ की 1000 शेयर, भाव है 25 रुपए का। आलोक इंडस्ट्रीज़ हो या फिर ऐसे कुछ जो छोटे छोटे शेयर हैं ना राहुल जी, चले बहुत हैं ये शेयर। ये अब क्यों चले हैं? चले थे, फिर से नीचे आ गए। आप ये देखेंगे तो करीब करीब 39-40 रुपए के आसपास आलोक इंडस्ट्रीज़ का भाव चला गया था, वहाँ से फिर से गिर के ये अब 29-30 रुपए के आसपास रह गया है। तो कोई बहुत रैशनल नहीं था कि चले क्यों थे ये। हालांकि पेरेंटेज ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है ये। राहुल जी, करना क्या है? आलोक इंडस्ट्रीज ट्रस्ट करें या फिर अभी भी प्रॉफिट में है, प्रॉफिट समेटे किसी बेहतर स्टॉक में एंटर कर जाएं? अगर कर जाएं तो शेयर भी बता दीजिएगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कोई क्लियर व्यू नहीं बन रहा है कि ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। बहुत ही साइडवेज वाला चार्ट है विथ नो क्लियर डायरेक्शन। क्योंकि रिलायंस का कंपनी है और क्योंकि बहुत न्यूज फ्लो हुआ है लास्ट 1-2 साल में, आप नोटिस कीजिए स्टॉक चला है जैसे आपने राइटफुली कहा। मेरा तो व्यू यहाँ पे होगा कि प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जिसका चार्ट और स्ट्रक्चर बहुत क्लियर है, बेटर टू मूव ऑन दैट। बट हाँ, ऐसे छोटे काउंटर्स हम आपको भी पता होगा कि 30 रुपए से 50 रुपए जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है जैसे हिस्ट्री में हुआ है। स्टेबल काउंटर्स की अगर बात करें जिसमें मोमेंटम है, जैसे मैंने कहा कि पावर सेक्टर हम लोग बुलिश हैं, तो टाटा पावर एक स्टॉक है जो वो देख सकते हैं थोड़ा 3 to 6 मंथ्स नजरिया के लिए। फार्मा पैक में डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट भी अच्छा लग रहा है, तो एक 2 महीने की नजरिए के लिए डॉक्टर रेड्डीज भी देख सकते हैं। टाटा पावर और डॉक्टर रेड्डीज ये कंसीडर आप कीजिए। आलोक इंडस्ट्रीज से निकल जाइए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। महाराष्ट्र से तौफीक अहमद का सवाल लेंगे, सोशल मीडिया के जरिए यह है। और तौफीक के पास है एमटार टेक्नोलॉजीज के शेयर 80 की संख्या में 1790 रुपए के भाव पर एमटार टेक इनके पास है। राहुल जी, एमटार टेक सेगमेंट अच्छा है इसका, जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, डिफेंस से जुड़ी ये कंपनी है, प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है इनका, क्लीन है बिल्कुल। इसरो के उसमें बहुत सारे एक्स ऑफिशियल्स भी हैं एमटार टेक में, और इनके भाव के आसपास ही ये शेयर, हालांकि चला ये भी बहुत है, लेकिन ऊपरी स्तरों से ज़रूर थोड़ा सा नीचे धीरे धीरे करके आ रहा है ये। 24-25 रुपए के आसपास तक चला गया था ये, लेकिन अब ये फिर से 1900 रुपये 1800 रुपये के आसपास आ गया। कैसे लग रहे हैं इसके चार्ट्स आपको और क्या सलाह देंगे आप?
तो चार्ट का स्ट्रक्चर एक्चुअली पॉजिटिव बिल्कुल नहीं लग रहा है एमटार टेक में। ऑल्सो अगर बाउंस भी आए, इतने सारे सप्लाईज और इतने सारे रेजिस्टेंसेस हैं कि मेरा तो ये मानना होगा प्योरली फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कि कोई और स्टॉक में शिफ्ट कर देना चाहिए। करंटली उनके एंट्री प्राइस के आसपास हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख देने की सलाह और दूसरे काउंटर पे शिफ्ट हो जाने की सलाह। एमटार टेक को लेकर ये व्यू यूट्यूब पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और उसमें से कुछ सवालों को हम शो में ज़रूर शामिल करेंगे। IFCI के बारे में लोग सवाल पूछ रहे हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में सवाल आ रहे हैं, जुपिटर वैगन्स को लेकर सवाल हैं। चलिए इनके हम सवाल लेंगे, आगे लेंगे, भाव के साथ लेंगे, लेकिन अगला सवाल लेंगे शुभम भसीन का। कोटक बैंक इनके पास है, 128 शेयर हैं, 1851 रुपए के भाव पर है। कोटक बैंक में हमने थोड़े थोड़े मैनेजमेंट लेवल पर चेंजेस भी देखे। फंडामेंटली बहुत सी स्ट्रांग बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1851 की खरीद है, लेकिन 1726 पर ये ट्रेड कर रहा है। आज ये कमज़ोर है। राहुल जी, कोटक बैंक क्या इनके भाव वापस आ पाएंगे और क्या होल्ड करें अभी? मेरा सलाह इस स्टॉक पे होल्ड की रहेगा। एक अच्छा सपोर्ट जोन पे है करंटली स्टॉक और उनको एक बाउंस यहाँ से मिल सकता है। उनका एंट्री प्राइस ऑल्दो दिख रहा है कि 100-120 रुपए नीचे है, बट स्टॉक का प्राइस देखते हुए 5-6% या 6-7% ही शायद होगा। तो मेरा होल्ड का सलाह यहाँ पे कोटक बैंक पे इस स्टेज पे। ठीक है, कोटक बैंक में होल्ड की सलाह है। अगला सवाल है BHEL को लेकर। संजीव का 400 शेयर हैं 85 रुपीज के भाव पर। संजीव अगर लाइव होते ना तो उनको हम बधाई भी देते कि इतने सही भाव पर शेयर लेने के लिए और अभी तक पेशेंस दिखाने के लिए। 250 रुपए तक के हमने भाव देखे BHEL में, प्रॉफिट टेकिंग आई, 200 के पास आया, फिर से रिकवर करके अब ये 225 के पास है। BHEL इसके चार्ट तो आपको दमदार ही लग रहे होंगे राहुल जी, बने रहे इसमें। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि BHEL का चार्ट बहुत स्ट्रांग लगता है, बट मेरे अगर दर्शक सुन रहे तो अगर उनके पास 800 या 1000 या ज्यादा शेयर था और उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है तो सेंस बनता है कि बाकी क्वांटिटी वो होल्ड करते रहे और ट्रेल करते रहे। बट अगर टोटली 400 शेयर है उनके पास तो मैं स्ट्रांगली अर्ज करूंगा कि एटलीस्ट 100-150 शेयर का प्रॉफिट बुक कर दे और पूरा ट्रेड को फ्री कर देना चाहिए फ्रॉम अ कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि सारे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के चार्ट्स अभी भी बेहतरीन लग रहे हैं, ये तो मैं ऑलमोस्ट 4-5 महीने से कहता आया हूँ। बहुत भागे हुए हैं, तो एक छोटा सा 10-15% का करेक्शन आ सकता है जहां पे ये फिर से निवेश कर सकते हैं 100-150 शेयर एग्जिट करके। तो मेरा सलाह ये हो। BHEL को लेकर ये भी कमलेश कुमार ने RVNL को लेकर सवाल पूछा है। 400 शेयर है 200 रुपए के भाव पर। रेलवे वाले शेयरों में भी गजब की रफ्तार रही है। RVNL अभी होल्ड करें राहुल जी, या फिर इससे निकलने की सोचें, क्योंकि चले बहुत हैं, प्रॉफिट इनको हो रहा है। क्या लग रहा है आपको आगे? तो RVNL का चार्ट स्ट्रक्चर ये सजेस्ट करता है कि अराउंड 275-280 लेवल्स पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो दर्शक को एक्चुअली नोट करना पड़ेगा कि ये 275-280 लेवल्स पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो अराउंड 300 प्लस लेवल्स का जाने की संभावना है, बट अगर रेजिस्टेंस से टर्न हो रहा है और एक रेड कैंडल बनाता है, मेरा सलाह होगा एग्जिट कर देने के लिए। केंद्र सरकार के लिए एक हम झटका कहेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है। कितना अहम है ये मामला, इसके मायने क्या है, बताने के लिए हमारे सीनियर एडिटर राजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, किस तरह से समझें इस अपडेट को? देखिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाई गई थी 2015 में, तब सरकार का ये पक्ष था कि ये ब्लैक मनी को और एनोमिनिटी को इंश्योर किया जाएगा कि कौन किसको दे रहा है, कौन सा कॉर्पोरेट किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। इसको अगर हम बताएंगे तो क्विड प्रो को होने लगेगा और ये जोड़ा जाने लगेगा पॉलिटिकल सर्किल में कि ए कॉर्पोरेट ने बी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है तो वो उसके बदले में फैसला लेगी। इसलिए सरकार ने इस जो स्कीम में एनोमिनिटी रखी थी कि कौन किसको दे रहा है, इस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये राइट ऑफ वायलेशन है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का वायलेशन है और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम को बिल्कुल निरस्त कर दिया है और इसे असंवैधानिक करार करते हुए ये बोला गया है कि
आज के बाद अब एसबीआई जो इशू करती है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, अब कोई नया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम एसबीआई इशू नहीं करेगी। जो पॉलिटिकल पार्टी आज तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू पैसा लिए हैं उनको ये सारा पैसा रिटर्न करना होगा। इसके अलावा एसबीआई को ये भी कहा गया है कि वो सारा डिटेल्स 6 मार्च तक सबमिट करे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को किस कॉर्पोरेट ने कितना कितना डोनेशन दिया है, और उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे 13 मार्च तक एसबीआई इलेक्शन कमीशन को डालना होगा। तो एसबीआई इलेक्शन कमीशन को सारा डिटेल 6 मार्च तक देगी और 13 मार्च तक इसे, लेकिन ऑब्वियसली ये एक बड़ा जजमेंट है, बड़ा झटका है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ही 2015 में इसको लाया था, 2017 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। तो अभी ये भी माना जाता है पॉलिटिकल सर्वे में सबसे ज़्यादा फायदा इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम का जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसी को हुआ है। इसके चलते भी पॉलिटिकल अपोजिशन व्यू पॉइंट इसके बहुत ज़्यादा आए थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को ही खत्म कर दिया गया है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड रहेगा, उसमें जो गोपनीयता वाला जो नियम था कि इसके खिलाफ आरटीआई नहीं दायर की जा सकती, इसको खत्म किया गया है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2015 के फाइनेंस एक्ट के तहत बनाई गई थी उस स्कीम को खत्म कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड उस स्कीम के तहत अब नए जारी नहीं होंगे। नया स्कीम गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करना होगा या इलेक्शन कमीशन को फॉर्मुलेट करना होगा, और वो नए स्कीम के तहत, क्योंकि फंडिंग जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, कॉर्पोरेट डोनेशन जो होता है वो होता है, लेकिन इस स्कीम के तहत जो 2015 का फाइनेंस एक्ट के तहत स्कीम बनाई गई थी, इस स्कीम के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड पे अब एसबीआई कोई नया बॉन्ड इशू नहीं करेगा। ठीक है। सर डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली ये बेंच थी 5 जजों की, उसने ये बहुत ही अहम फैसला सुना है और निश्चित तौर पर पार्टियों की जो फंडिंग होती है उसको लेकर झटका है। गोपनीयता नहीं रहेगी, आप कहां से पैसे ले रहे हैं, कैसे जुटा रहे हैं, ये बताना होगा। अभी तक इसके खिलाफ आरटीआई भी दायर नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब ये सारी की सारी व्यवस्था को ही खत्म किया गया है और इसको पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पैसे जुटाने के लिए और भी तरीके हैं पार्टियों के पास, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इसको बहुत ही विस्तार से बारीकी से ये सारी चीज़ें समझाने के लिए। चलिए बाजार पर एक बार फिर से लौटेंगे। हल्की सी तेजी है निफ्टी में 21,870 के आसपास से। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां भी थोड़ी सी रिकवरी आ गई है। तो हल्का फुल्का वोलेटाइल जरूर है मार्केट, लेकिन एक रेंज में है। वोलेटाइल रहेगा भी, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, लेकिन M&M टॉप गेनर है, 4% की तेजी साथ वो बना हुआ है। बाकी एनर्जी, OMCs, इनसे बढ़िया सपोर्ट है। बैंकिंग से लेकर प्रेशर है, सिर्फ HDFC बैंक को छोड़कर। HDFC बैंक जब ऊपर जा रहा है तो निफ्टी बैंक का मूड थोड़ा सुधर रहा है। अभी 0.25% 2% के आसपास की तेजी है HDFC बैंक में। चलिए शो को यहां पर